3 दिन तक चले हुए इस राष्ट्रीय संविमर्श द पोस्ट इंडिपेंडेंस अद्वैता थिंकर्स, स्वातंत्र्योत्तर अद्वैत चिंतक, अद्वैती चिंतक या की रिपोर्ट के बाद मुझे लगता है कि मेरे जैसे आदमी के लिए अब इसके बाद कुछ भी कह पाना वास्तव में अभी तक जो चर्चा चली है उस पर ताला लगाने जैसा है। और किसी भी संविमर्श का लक्ष्य ये तो नहीं हो सकता है कि उस पर आगे के लिए बातचीत के लिए ताला लगा दिया जाए। तो मैं अपने को अनफिट भी पा रहा था, विशेष करके अब डायस की जो स्थिति है, प्रोफेसर जटाशंकर जी अध्यक्षता कर रहे हों, समाज दर्शन में अद्वैत दृष्टि को किस प्रकार के स्थापित किया जा सकता है, इसका 4 दशकों से अधिक का कार्यानुभव है उनके पास, जीवन में भी उतारा हुआ। तो सब प्रधान आनंद जी मुझे भाषा का जादूगर कह रहे थे, लेकिन दार्शनिक के सामने जादू चलता नहीं है, वो भाषा के दार्शनिक है। तो आप मेरी कठिनाई समझ सकते हैं। पर जिसकी चर्चा आनंद जी ने की, ये सेमिनार एक तरह से सेलिब्रेशन ऑफ अद्वैती थिंकर्स इन मेमोरी ऑफ प्रोफेसर आर पांडे सोच करके किया गया था। तो बहुत अधिक ज्ञान की चर्चा होगी ये तो सोचा नहीं था। ये जो ज्ञान की चर्चा हुई है, इस पूरी संगोष्ठी का अतिरिक्त बोनस समझा जाना चाहिए। एक था कि एक बार जब देश आजादी का अमृत पर्व मना रहा है, 75 वर्ष का मूल्यांकन कर रहा है स्वतंत्रता के बाद, दर्शन के क्षेत्र में विविध प्रकार के निकायों का, स्कूल्स का जो विकास हुआ, जो विस्तार हुआ है, उसका एक आकलन होना चाहिए। उस आकलन के आधार पर वस्तुतः आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के समाधान में दार्शनिक विचारणा, विशेषतः भारत की सांस्कृतिक भूमि से निकले हुए दार्शनिक विचारों का कोई योगदान हो सकता है, इसका भी एक समाकलन इस बहाने हो जाएगा। शायद काफी हद तक यह संविमर्श से सफल भी रहा है। एक तरफ हमने जो एकेडमिक फिलोसॉफिकल डिसिप्लिन और डिस्कोर्स है उसकी चर्चा की है, दूसरी तरफ एक निरंतरता में चली आ रही, विशेष करके बनारस स्कूल ऑफ अद्वैत वेदांत की हम बात करें, जो पोस्ट मधुसूदन सरस्वती एक कॉन्टिन्यूटी में चली आ रही है, उसके भी कुछ समकालीन चिंतकों पर हमने चर्चा की है। मैं दार्शनिक कहूंगा, मैं अद्वैता कहूंगा, पर मुझे एक चीज की कमी खटकी है, उस पर ध्यान दिलाते हुए आपकी बात आपको करना चाहूंगा कि एक तो बात, आज दुनिया फिलोसफीज पर नहीं चल रही है। आज दुनिया का जो स्वरूप है, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन फिलोसफी। ये कोई 19th सेंचुरी तक एक सीमा तक था, 20th सेंचुरी में ये खत्म होने लगा, और 21st सेंचुरी के प्रारंभ होने के पहले ही अवधारणा खत्म हो गई। वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दी थ्योरीज एंड फिलोसफीज। थ्योरीज के आधार पर तो यह दुनिया चल रही है। थ्योरीज के आधार पर चलने वाली दुनिया का क्या होता है कि ये दो कॉन्ट्राडिक्शंस को एक साथ लेकर के एक समय में चल सकती है। एक ही साथ अगर पोस्ट मॉडर्निज्म और थ्योरी ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये दोनों चल सकता है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक ही साथ चल सकता है, तो इसका मतलब कि
दुनिया तो चल रही है थ्योरीज पर, इनमें से दोनों में से किसी भी थ्योरी को हम, ये फिलोसफीज नहीं है, थ्योराइजेशन है, जस्ट थ्योराइजेशन है, और लेकिन इसके आधार पर दुनिया चली तो है। ये जो थ्योरीज हैं वो अंततः किसी किस्म की आइडियोलॉजी का निर्माण करती है। थ्योरीज के आधार पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिलोसफी नहीं बनती है, और जब आइडियोलॉजी बनती है तो डिवीजन होता है, विभाजन होता है। लेकिन जब फिलोसफी होती है तो फिलोसफी ऑलवेज यूनाइट्स, यूनिफाइड। इस बेसिक अंतर को ध्यान में रख करके हम अद्वैत सिद्धांत की बात कर रहे थे या अद्वैत दर्शन की बात कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। जब हम अद्वैत सिद्धांत की बात करते हैं तो किसी एक छोटे हिस्से में भी वो घटता हुआ जब दिखाई देता है तो वो सिद्धांत तो सही है। एक थ्योरी के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर पूरी दुनिया चल नहीं सकती है, चलती भी नहीं है। इसलिए अद्वैत सिद्धांत के आधार पर भी इस कालीन समाज में हमें बहुत सारी चीजें व्यवहारिक और प्रासंगिक दिखती हैं, और हमें लगता है कि यह दर्शन उपयोगी है। दर्शन बांट बांट करके देखना, टुकड़े टुकड़े में देखना नहीं है। यह तो जिस रूप में भी देखना है, समग्रता में देखना है, संपूर्णता में देखना है। तो अद्वैत जब एक दर्शन के रूप में देखते हैं तो ये समग्रता में देखने की बात। अभी हम जो पूरी दुनिया में फिलोसफी कर रहे हैं वो फिलोसफी क्या है? ये समग्रता में देखने की है क्या, या बांट बांट करके देखने की है? विशेष करके 20th सेंचुरी में जो दर्शनों का स्वरूप पूरी दुनिया में विकसित हुआ था और जिसका प्रभाव भारतीय दर्शन पर भी पड़ा है, अद्वैत वेदांत उससे अछूता तो नहीं रहा। अब अद्वैत वेदांत की दृष्टि से विचार करें तो हमें 19th सेंचुरी के या पोस्ट 1857 एक विचार बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और शायद वह भारतीय समाज की उस काल की आवश्यकता रही होगी। वो था a quest for the essential unity of the all religion based on the Advaitic theory। वो रामकृष्ण परमहंस के जीवन में दिखाई देता है, वो प्रार्थना समाज में भी दिखाई देता है, और एक तरह का जीवन का स्वरूप जो उपासना मूलक था किंतु संपूर्ण समाज को, संपूर्ण जीवन को प्रभावित कर सके, इसके विकास हुए। पोस्ट विवेकानंद इसका स्वरूप बदलता है। द वेदांतिक एंड अद्वैतिक फिलोसफी इमर्जेस एज द फिलोसफी फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। अब गुलामी से मुक्ति ही मुक्ति है। इस राजनैतिक दासता से मुक्ति प्राप्त होगी तो वास्तविक मुक्ति के यत्न प्रारंभ होंगे, इसका एक आंदोलन दिखाई देता है। वो जो अद्वैतिक दृष्टि से विचार करने वाले पोस्ट विवेकानंद, जितने भी हम फिलोसोफर्स की बात कर सकते हैं, थिंकर्स की बात कर सकते हैं, थ्योरिस्ट की बात कर सकते हैं, वह अरविंद में भी दिखाई देता है, वो तिलक में भी दिखाई देता है, वो राधा कृष्णन में भी दिखाई देता है, वो गांधी में भी दिखाई देता है। थेइस्टिक वेदांत और थेइस्टिक वेदांत से आगे बढ़ के अद्वैत तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया दिखाई देती है, और उसमें वस्तुतः उसका उद्देश्य भारत को बंधनों से मुक्त करना है। व्यक्ति की मुक्ति गौण हो जाती है और संपूर्ण राष्ट्र की मुक्ति उभर करके सामने आती है। पोस्ट 1947 ये बात बदल जाती है। ये बात किस ढंग से बदलती है, मैंने कई बार इस हाल में उसकी तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की है, लेकिन आज फिर दिलाऊंगा। इसेंशियल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स
इस अवधारणा को जो थियोफिस्ट ने शुरू किया था उसको बहुत मजबूती के साथ सैद्धांतिक आधार पर और हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, कंपैरेटिव रिलीजन के एक सर्वमान्य अध्येता के रूप में डॉक्टर भगवान दास ने 40 के दशक तक प्रोपोगेट किया था। लेकिन 1846 में वो इस अवधारणा से अलग आते हैं, और इस अवधारणा से वो अलग आते हैं उसका सबूत स्वतंत्रता के साथ ही उनकी किताब दर्शन का प्रयोजन इसका उदाहरण है, जिसमें इस प्रकार के एसेंशियल यूनिटीज वह जीवन के स्तर पर होगा, भाषा के स्तर पर होगा, राजस्व के स्तर पर होगा, व्यक्ति के जीवन के स्तर पर होगा, संपूर्ण विश्व व्यवस्था प्रकार के यूनिटी करते हैं। शायद 1947 के बाद इस देश, समाज और इस सांस्कृतिक जो भौगोलिक क्षेत्र है उस भौगोलिक क्षेत्र की यह आवश्यकता नहीं थी। अब इन सब के बीच फिलॉसफी तो एक, लेकिन देयर आर सेवरल थ्योरीज इन वन फिलॉसफी। इसके रूप में हम जब विचार करते हैं तो क्या पोस्ट 1947 यह विकास दिखाई देता है तो यह विकास मध्यम पड़ता है, क्योंकि उसके बाद दो तरह से हम विभाजन देख सकते हैं। वो एक विभाजन है जो अद्वैत की दृष्टि व्यक्ति के जीवन में उसकी मुक्ति के यत्न के लिए विकसित होती है। वो विकसित हो रही थी समाज के भिन्न भिन्न प्रकार के अभियानों में। अद्वैत वेदांत के विविध संप्रदाय और विविध धाराएं उसका पल्लवन कर रही थी। एक तरफ वो अद्वैतवाद की अवधारणा में गोपीनाथ कविराज की अवधारणा में दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ अद्वैत वेदांत की अवधारणा में इसी बनारस में राम राज्य के एक पॉलिटिकल थ्योरी के रूप में करपात्री जी महाराज में दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये थ्योरीज जो अद्वैतिक फिलॉसफी के आधार पर निःसृत की गई थी वह यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की एकेडमिक फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में आए तो ध्यान में आएगा हमने इससे दूरी बरती है। अब समाज में कोई जीवन दृष्टि चल रही हो और स्कूल कॉलेजों विश्वविद्यालयों में कोई जीवन दृष्टि चल रही हो तो यह तय मानिए कि एवोल्यूशन ऑफ दैट वेरी थ्योरी इज अनअवॉइडेबल which is prevailing in the educational institutions only। और इसके लिए मैं ठोस उदाहरण थ्योरी दुनिया ने मान लिया था रेन इन्वेजन थ्योरी को। उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज की गई थी और ऐसी ऐसी थ्योरियां की गई थी। तिलक महाराज जैसा भारतीय संस्कृति, भारतीय विद्या को समझने वाला एक फिलोसोफर वो भी कंफ्यूज होता है। ओरियन में वो कहता नहीं, वो तो न मध्य एशिया से आए, न यूरोप से आए, न सुमेरिया से आए, वो आर्कांटिका से आए। चलो आपकी सारी जगह गड़बड़ है, आपके यहाँ भी आर्य आए थे, हमारे यहाँ भी आर्य आए थे, आर्कांटिका से आए थे। आजकल वहां कोई आदमी नहीं है इसलिए कोई खतरा नहीं है। और उसको न सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण दिए। वो क्यों हुआ? आर्यन इन्वेजन थ्योरी इस ढंग से एक्सेप्टेड हो गई थी, पर स्कूल कॉलेजों में चलती रही, इतिहास की किताबों में चलती रही। 10 वर्ष पहले तक इतिहास पढ़ने वाला कक्षा 8 का विद्यार्थी भी, कक्षा 8 तक तो लगभग सभी इतिहास पढ़ते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं हम आर्य कहां से आए ये पढ़ते थे, सत्य इतिहास के रूप में पढ़ते थे, लेकिन मानते भी थे क्या? हम में से कितने लोग इस बात को मानते थे? यानी हम पढ़ते हैं, हम परीक्षा का प्रश्न पूछा जाएगा तो नंबर पाने के लिए उत्तर लिखते हैं, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करते हैं। अद्वैत वेदांत की चिंतन सरणी का हम जब विचार करेंगे तो जो हम यहां पढ़ रहे थे और जो जीवन में घट रहा था,
या अद्वैत वेदांत के आधार पर अपने जीवन को के लक्ष्य निर्धारित करने वाले लोग जो कर रहे थे, इनके बीच एक बड़ी दूरी थी। मुझे नहीं लगता है मैं कि पढ़ाई करने के बाद भी मुझे अद्वैत वेदांत का जीवन में कोई उपयोग हो सकता है, ऐसा समझ में आया हो। एकदम नहीं समझ में आया। अब बाद के दिनों में कुछ विद्वान लोगों ने खोजा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्वांटम फिजिक्स को समझना है तो अद्वैत को समझना पड़ेगा। थोड़ी बात चले, चलो कहीं तो जाकर के जस्टिफाई होता है, लेकिन हम जिस जंक्चर पर हैं वो जंक्चर क्या है? हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स के बाद क्वांटम फिजिक्स खतरे में है। अभी रेफ्यूटेड है ऐसा नहीं है, और एक थ्योरी दूसरी थ्योरी को वस्तुतः रेफ्यूट नहीं करती है, क्योंकि पैरेलल कई थ्योरियां हो सकती हैं, कई अल्टरनेटिव मॉडल हो सकते हैं। तो अब एक प्रश्न आया है, दुनिया जिसके आधार पर चल रही है वो तो अद्वैत वेदांत की उस थ्योरी से अलग दिखाई देने लगा। आज तो क्वेश्चन है कि अब यह पूरी दुनिया बनी कैसे, कायनात बनी कैसे है, इसको समझने का जो क्वांटम फिजिक्स ने रास्ता बनाया था, उस रास्ते के बजाय दूसरा भी रास्ता है। क्वांटम फिजिक्स वाला रास्ता अद्वैत वेदांत को बता रहा है, तो हिग्स बोसॉन वाला रास्ता हम दूसरी तरफ कहेंगे हमारी वही वैशेषिक फिलोसफी के नजदीक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दैट इज नॉट अ वेरी सेम। तो अब वैशेषिक फिलोसफी के आधार पर दुनिया को समझना चाहिए। 1.5 वर्षों से हम भारत को, भारतीय समाज को, भारतीय जीवन प्रणाली को, भारत के जीवन लक्ष्यों को जिस अद्वैतिक जीवन प्रणाली के साथ जोड़ करके देख रहे थे और जिसके परिणाम भी थे, उसको विज्ञान के एक प्रयोग ने हमें जो रास्ता बन रहा था उस पर प्रश्न चिन्ह तो कर दिया। लेकिन क्या उससे जीवन पर, भारत के अंदर जो अद्वैत क्या मूल है, जिसकी चर्चा अभी प्रोफेसर प्रधान ने भी की थी, वसुधैव कुटुंबकम जैसी अवधारणा, यत्र विश्व भवेत्येक नीड़म जैसी अवधारणा, हमारे जीवन में घट घट राम की अवधारणा, ये जो अवधारणाएं हैं, ये जो कॉन्सेप्ट हमने घर हमारे दिल और दिमाग में बैठा हुआ है, उसके ऊपर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं, पड़ने वाला। यानी अगर हम ये थ्योरी बदल भी दें कि अद्वैतिक इंटरप्रिटेशन नहीं संभव है, क्योंकि वो विज्ञान से आज थोड़ा ठीक से प्रमाणित तो नहीं हो रहा है, इसलिए हमें वैशेषिक थ्योरी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। वो ज्यादा हिंग सनबर्न लाइब्रेरी लेबोरेटरी के परिणामों के नजदीक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अल्टीमेट पार्टिकल के रूप में हमने खोज लिया है, जिससे यह संसार और यह जीवन बना है। तो क्या उससे यह अवधारणा नष्ट हो जाएगी? अब वह फिलोसफी, एक जो हम मानते हैं और जो जीते हैं, और एक जो हम जानते हैं और सत्य है ऐसा निरंतर सीखने या मानने का यत्न करते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर तक धर नहीं आता, इस प्रकार की एक डाइकोटोमी नहीं निर्मित हो रही है क्या? इस प्रश्न का उत्तर खोजा जाना महत्वपूर्ण है। अद्वैत वेदांत के प्रश्नों के बारे में हम विचार करें कि आखिर शंकराचार्य ने अपने कालखंड में जब ब्रह्मसूत्र को का व्याख्यान किया, तो उनके समक्ष कुछ प्रश्न तो रहे होंगे, और वो प्रश्न जीवन के थे, वो प्रश्न व्यवहारिक जगत के थे। उनके शब्दों में कहा जाए तो प्रश्न पारमार्थिक जगत के प्रश्न नहीं है, व्यवहारिक जगत का निषेध पूर्वक वो व्याख्यान नहीं प्रश्न होता। नहीं तो जरूरत क्या थी अध्यास भाष्य नामक एक प्रीफेस को लिखने के लिए? वो ब्रह्मसूत्र का पार्ट है कि नहीं है, इस पर बहस हो सकती है और डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ द ब्रह्मसूत्र एज कॉर्पस, है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन संपूर्ण भाष्य आगे के सूत्रों का अध्यास भाष्य पर आधारित है। और उसके प्रश्न क्या है? प्रश्न तो बहुत स्पष्ट है। हमें भ्रम होता है, हमें मिथ्या ज्ञान होता है, हमारा ज्ञान बाधित होता है, जिसको हम ज्ञान समझ रहते हैं वो कुछ ही क्षण बाद बाधित हो जाता है।
हम जो वस्तु जिस रूप में है उस रूप में न समझ करके उसे दूसरे रूप में समझ बैठते हैं। इन सब का भाव, इन सब से निवृत्ति होनी चाहिए। यही वस्तुतः दुख का कारण है। यानी स्वबोध, आत्मबोध, स्वस्वरूप की पहचान, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके साथ एक महत्वपूर्ण बात जो बाद में भाष्यकारों ने, टीकाकारों ने, सबने छोड़ दी कि ये तो स्व को पहचानना तो महत्वपूर्ण है, आत्मबोध तो महत्वपूर्ण है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ ही ये स्वबोध नहीं होता है तो उसके कारण क्या है, उसकी चर्चा तो है अपने सभी भाष्यों में, उपनिषदों के भाष्यों में भी वो दिखाते हैं, गीता के भाष्य में भी दिखाते हैं। अब मैं उसको आज की भाषा में कहना चाहूं तो किस रूप में कह सकते हैं? 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के हमारे आधुनिक भाष्यकारों ने, विचारकों ने अद्वैत वेदांत की चर्चा करते हुए उसकी चर्चा नहीं की, छोड़ दिया। तो किसी भी सांस्कृतिक समूह के साथ दो चीजें होती हैं, एक तो आत्मबोध की प्रक्रिया चल रही होती है, आत्मबोध की प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए, और उस पर जो सुपर इंपोजिशन है उस सुपर इंपोजिशन को खत्म होना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही, उस प्रक्रिया के साथ ही, उस सुपर इंपोजिशन का जो कारण है, हमारे आत्मविस्मृति का जो कारण है, हमारे मिथ्या ज्ञान का जो कारण है, अतस्मिन तदबुद्धि का जो कारण है, उस ज्ञान के संबंध में शत्रुबोध भी होना चाहिए। ये कौन है जो आत्मबोध को मिटाता है? और जिस सांस्कृतिक समूह में आत्मबोध की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है लेकिन सम्यक शत्रुबोध नहीं होता है, अतस्मिन तद्बुद्धि की स्वाभाविक प्रक्रिया के कारण से आत्मबोध तिरोहित होता है। पोस्ट शंकर, अगर हम 1000 वर्षों का भारतीय दर्शन के इतिहास को देखते हैं तो यह साफ साफ दिखाई भी देगा किस प्रकार की वैचारिकी को न समझे जाने के कारण से अद्वैत वेदांत की पुष्ट वैचारिकी के होने के बाद भी भारतीय दर्शनों का पराभव हुआ, और उसका परिणाम हुआ कि जो विचारधारा आधारित, जो सिद्धांत आधारित, थ्योरी आधारित संस्कृति नहीं थी, तो अपितु दर्शन पर आधारित संस्कृति और सभ्यता थी, उसका पराभव हुआ। 19वीं शताब्दी 1857 मैंने जानबूझ करके कहा था, वो पहला अवसर है जब इस देश में आत्मबोध का प्रकटीकरण होता है। उस आत्मबोध के प्रकटीकरण का युद्ध एक स्वरूप दिखाई दे रहा होगा। प्रयोग नहीं हुए पीछे, ऐसा नहीं है। हम विद्यारण्य स्वामी की वेदांत में चर्चा करते हैं, विद्यारण्य स्वामी को सिर्फ पंचदशी के आलोक में समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विद्यारण्य स्वामी को उस पंचदशी के आलोक में कैसी समाज व्यवस्था निर्मित होती है, इसको करते हुए विजयनगरम साम्राज्य की निर्मित के मूल कारक के रूप में हमने नहीं देखा। हम उसकी विस्मृति में रहे हैं। विजयनगरम साम्राज्य जैसे श्रेष्ठ साम्राज्य की, जो वैज्ञानिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से, सुशासन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य बनता है, उसका रचनाकार पंचदशी की बात तो करता है, लेकिन विद्यारण्य मुनि को उस रूप में देखा नहीं गया। क्या दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है? क्या विद्यारण्य स्वामी उस महान साम्राज्य के महामात्य के रूप में, महामंत्री के रूप में एक दूसरे प्रकार की अवधारणा को प्रस्तुत कर रहे थे, एक अद्वैत वेदांत के चिंतक के रूप में दूसरे प्रकार की अवधारणा को प्रस्तुत कर रहे थे? ऐसा नहीं है। वह आत्मविस्मृति के कारण और भ्रम के कारण से यह समझा नहीं जा सका। उसका प्रकटीकरण 1857 में उस राज्य व्यवस्था को खत्म करने की दृष्टि से होता है जो मोनोथेइस्ट राज्य व्यवस्था है, जो किसी भी समाज व्यवस्था है, सभ्यता दृष्टि है, उसका खात्मा होना चाहिए। अब हमने तो बाद में मोनोथेइज्म को भी अद्वैत वेदांत के आलोक में देखने की कोशिश की है। शंकराचार्य किसी समय किसी भी जगह पर मोनोथेइज्म को एक उपासना के रूप में देख रहे हैं क्या?
भारतीय दर्शनों में मोनोथेइज्म उस रूप में स्वीकृत है क्या जिसको देखने की कोशिश की थी? न तो मोनो, अब आप पॉलीथेइस्ट हो, मोनोथेइस्ट नहीं हो, इस नाते आप हीन हो, अवर हो। सबसे पहले भारत में दर्शन और सभ्यता को हीन और अवर बनाने के लिए यही तर्क गढ़े गए थे। तो आप पॉलीथेइस्ट हो, आप तो विविध प्रकार के देवी देवताओं ईश्वर की उपासना करते हो, इसलिए श्रेष्ठ तो वह है जो, और लॉजिकली सही भी बात है कि मोनोथेइज्म में तो लॉजिकली ज्यादा कंसिस्टेंसी होनी है, लेकिन मोनोथेइज्म हमारी अवधारणा है क्या कि मोनोथेइज्म से आगे बढ़ते हुए जो श्रेष्ठतम सभ्यता दृष्टि हो सकती है वो भारत की मूल अद्वैती परंपरा में, जिसे ओमनीथेइज्म तो हम कह सकते हैं थेइस्ट दृष्टि से, और हम उसको संपूर्ण विश्व व्यवस्था की निर्मित के दर्शन के रूप में, अद्वैत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसके दो हिस्से थे। तो ओमनीथेइज्म मोनोथेइज्म एक ही है क्या? उन्होंने गलत समझ करके स्पिनोजा को भी पश्चिम में नहीं छोड़ा जो ओमनीथेइज्म की बात कर रहा था, क्योंकि मोनोथेइज्म स्थापित करना था। 1857 उस मोनोथेइस्टिक सिस्टम के विरुद्ध हुआ रिवोल्ट है, और उसका परिणाम हुआ कि अद्वैत वेदांत को लेकर के रामकृष्ण परमहंस से लेकर के विवेकानंद तक भारत माता की अवधारणा उसी आंदोलन का की परिणति के रूप में आती है। समाज जीवन में दर्शन स्पष्ट रूप से, प्रभावी रूप से सामाजिक परिवर्तन का कारक हो सकता है, ये दिखाता भी है। 1947 के बाद इस देश में बहुत सारे मूवमेंट चले हैं, सोशल मूवमेंट भी चले हैं, रिफॉर्मेशन के मूवमेंट चले हैं। बहुत ढंग से इस समाज को समरस, समता मूलक, बंधुता मूलक, एकत्व मूलक बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या भारतीय दर्शनों का उस पर कोई प्रभाव दिखाई देता है? हम जार्गन्स के रूप में कुछ पद वहां से ले आए और उसका प्रयोग करें, जैसे आजकल वसुधैव कुटुंबकम का खूब प्रयोग होता है। यह वसुधैव कुटुंबकम पंचतंत्र में वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ था। एक सियार कहता है कि मांस मांस में हम भेद नहीं करते हैं, पूरी धरती हमारे लिए मांस है, चाहे किसी का भी हो, इस नाते वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। हमने जाने बूझे बिना दुनिया के अंदर जो कुछ चल रहा था उसके समानांतर, उसके पैरेलल तलाश करके अपने को स्थापित करने की कोशिश की। ये इमिटेटिव अप्रोच शंकर के शब्दों में कहा जाए तो अतस्मिन तद्बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, सबसे स्पष्ट उदाहरण है। बदलती हुई दुनिया, बदलती हुई विश्व व्यवस्था के बीच आज का प्रश्न क्या है? बहुत सारी ऐसी गलतियां हमको फिलोसफी के क्षेत्र में हुई, जैसे हम अब फिलोसोफर, स्कॉलर और थिंकर, ये तीनों एक ही टर्म है क्या? ये तीनों एक टर्म तो नहीं है, कोई भी मानेगा। हम अपनी सूची को देखें, 3 दिनों में हमने जिन पर पर्चे पढ़े हैं, ऑल आर थिंकर्स। छोड़ दीजिए थिंकर को, हमने फिलोसोफर क्या सिनोनिमस ले लिया, ऑल आर फिलोसोफर्स। वो भी नहीं बनेगा, अब रास्ता बनता है कि स्कॉलर कह करके काम चलाओ। तो हम इस प्रकार की गलतियों के शिकार होते रहे हैं, क्योंकि भारतीय दर्शनों का विचार करेंगे तो शंकर दार्शनिक नहीं है, शंकर विचारक है। वो किसी नए दार्शनिक प्रस्थान की स्थापना नहीं करते, वो एक दार्शनिक प्रस्थान जो चला आ रहा है उसको एक विशिष्ट स्वरूप के साथ, युक्तियों के साथ प्रतिपादित कर रहे होते हैं। और शंकर बार बार उसके भारत के अन्य दर्शनों के साथ कोरिलेशंस की बात करते हैं, रेपुटेशन की बात नहीं करते हैं। इसलिए वो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी जो शंकर के काल में प्रिवेल कर रही हैं, और डिफरेंट लेवल्स ऑफ द फिलोसॉफिकल थिंकिंग, इसका प्रयोग देखना हो डिफरेंट लेवल। और बाद में उसको इंटरप्रेट करते हुए माधवाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह में उसको सामने रखा भी है।
मैं मजाक करता हूं कि जड़ाद्वैतवाद से ब्रह्माद्वैतवाद तक की यात्रा को भारतीय संदर्भ में अद्वैत दृष्टि से देखना हो तो माधवाचार्य के सर्वदर्शन संग्रह को देखना चाहिए। हम उस सर्वदर्शन संग्रह की अवधारणा को छोड़ करके ये सगदर्शन 6 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द इंडियन फिलोसफी, इसमें कहां फंसे मुझे नहीं मालूम है, ये ट्रैप कौन सा था मुझे नहीं मालूम है। ये सही बात है लेकिन उसके बाद भी कि इन सभी महान चिंतकों के बारे में हम सब लोगों ने जो चर्चा की है वो भी इस ट्रैप का शिकार रहे हैं। इनमें से कोई नहीं है जो इस नॉन रियल डिवीजन ऑफ स्कूल्स इन इंडियन फिलोसफी को रेफ्यूट कर रहा हो। यत्न नहीं हुए, यत्न तो हुए हैं। जिस बनारस स्कूल की बात कर रहे हैं उस बनारस स्कूल ने बाद में यहीं 80 घाट पर पंडितों की लगातार सभा के बीच एक थ्योरी का प्रतिपादन तो किया कि ये डिफरेंट भूमियां हैं, ये चिंतन की डिफरेंट भूमियां हैं। वो सायं माधव से चली आ रही विचारधारा है। इस प्रकार के एसिमिलेशन के जो यत्न हुए हैं वो हमारे स्कूल कॉलेजों के सिलेबस में आए हैं क्या? नहीं आए हैं। तो हम काल के साथ सातत्य बनाता हुआ चिंतन बता रहे हैं या 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष पुराने चिंतन को यह जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह आज के समाज और जीवन के साथ भी कॉरेस्पॉन्ड करता हुआ प्रतीत हो रहा है। दिस इज द इशू। मुझे लगता है पोस्ट इंडिपेंडेंस अद्वैता थिंकर्स की हम जब बात कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए, और शायद ये इसीलिए प्रोफेसर रेवती रमन पांडे की स्मृति में करना था, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की अद्वैती वेदांत चिंतन की जो परंपरा है उसका तो प्रतिनिधित्व करते ही हैं। प्रयाग की जो अद्वैत का स्कूल है, जिन 2 स्कूलों की बात आ रही थी, इलाहाबाद स्कूल एंड बनारस स्कूल, अब मैं इसको इस रूप में तो नहीं कहूंगा बनारस स्कूल और उसको इलाहाबाद स्कूल भी नहीं कहूंगा, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्कूल एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्कूल जरूर कहूंगा, क्योंकि इससे भी कंफ्यूजन होने वाला है। बनारस में मैंने शुरू में ही कहा था कि मधुसूदन सरस्वती से लेकर के पंडित बद्रीनाथ शुक्ल तक अद्वैतिक चिंतन की एक कॉन्टिन्यूअस परंपरा दिखाई दे रही है जो समय के साथ सातत्य करती है। दर्शनों को भी जरूरत है तो उसमें सैद्धांतिक परिवर्तन के प्रस्ताव करती है। वो एक स्कूल है। तो पीएचयू स्कूल और इलाहाबाद स्कूल, इन दोनों से परे बनारस स्कूल में एकेडमिक फिलॉसफी की दृष्टि से आचार्य रेवती रमण पांडे एक ऐसे अध्येता हैं जिन्होंने अद्वैत वेदांत पर मोटे मोटे ग्रंथ नहीं लिखे। पहली बात, मैं अद्वैत वेदांत की प्रतिस्थापना के लिए यह यत्न कर रहा हूं, इस प्रकार का डिम घोष भी नहीं किया। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्कूल की विशेषता रही है कि बुद्धिज्म को भी इंटरप्रेट करना है तो अद्वैतिक दृष्टि से इंटरप्रेट करना है। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ टी.आर. विमूर्ति टिल अशोक चटर्जी, इस दृष्टिकोण के बजाय वह जीवन को व्याख्यायित कर रहे हैं, समाज को व्याख्यायित कर रहे हैं, वह जीवन प्रविधि को व्याख्यायित कर रहे हैं, वह आधुनिक विज्ञानों की सुसंगति में अद्वैत वेदांत को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और वह सब कुछ अद्वैत और समकालीन परिस्थितियों के आलोक में देख रहे हैं। प्रोफेसर रेवती रमण पांडे की दार्शनिक प्रतिस्थापना को अब किस मॉडल में रखा जाए? अद्वैत वेदांत के तो 3-4 मॉडल हैं, उसमें किस में रखा जाए तो किसी भी खांचे में फिट तो नहीं होता है, जबकि वह दृष्टि सृष्टिवाद के देश के जाने हुए अध्येता माने जाते रहे हैं। उनका काम आज भी दुनिया में दृष्टि सृष्टिवाद पर जो है वो खूब पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी वह एक साथ 2 काम कर रहे हैं। एक तरफ आनंदवाद के अद्वैती दृष्टि को प्रस्तुत कर रहे हैं, वस्तुतः जीवन का लक्ष्य
इस जीवन का लक्ष्य, व्यक्ति के स्तर पर जीवन का लक्ष्य, समाज के स्तर पर जीवन का लक्ष्य, राष्ट्रों के स्तर पर जीवन का लक्ष्य और संपूर्ण ग्लोब के स्तर पर जीवन का लक्ष्य केवल ज्ञान आनंद को अवाप्त करना है, केवल ज्ञान को उपार्जित करना है, whether that is configurated or acquired doesn't. और उस आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, इसको डिफरेंट मॉडल्स की बात कर रहे हैं। बड़ी मजेदार बात है कि एक तरफ नेहरू के प्रभाव में जो साइंटिफिक टेम्पर का अप्रोच चला था उसके प्रोफेसर पांड्या एडमायर, लेकिन दूसरी तरफ करपात्री जी जिस भारतीय समाज में समरस व्यवस्था के लिए, न्याय मूलक सामाजिक व्यवस्था की निर्मित के लिए राम राज्य की अवधारणा प्रस्तुत होती है, उसके भी समर्थ भाष्यकार हैं। इन दोनों के बीच साइंटिफिक टेम्पर और राम राज्य की अवधारणा, अद्वैतिक समाज व्यवस्था और सभ्यता दृष्टि की स्थापना, इन दोनों के बीच सातत्य देखते हुए अद्वैत के आधार पर भेद विहीन समाज, भेद विहीन विश्व व्यवस्था, बंधनहीन मनुष्य और प्रकृति नष्ट न हो जाए, इस प्रकार की विज्ञान और तकनीक, इन सब का जो समग्र चिंतन दिखाई देता है वो प्रोफेसर रेवती रमण पांडे में दिखाई देता है। इसलिए मैं कह रहा हूं वास्तव में शंकर से लेकर के और करपात्री तक भारत में जो अद्वैत वेदांत को काल के समंजन के साथ युग की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, नित्य अपेक्षाओं और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जिस दार्शनिक दृष्टिकोण और जिस अभिनिवेश पूर्ण यत्न की जरूरत है, उन दोनों को करने वाले एक थिंकर के रूप में वो हैं। मुझे इस बात का तो जरा दुख जरूर है कि जब हम उस पर चर्चा कर रहे थे तो शायद उन पर केवल एक ही पेपर, वो भी पूरा पूरा नहीं है, आया है, शायद इसलिए कि वह जो दृष्टि है वो दृष्टि ही ओझल है हमारे दिमाग से। हम एकेडमिक फिलॉसफी के फील्ड में जो कर रहे हैं वो सिलेबस सेंट्रिक हो गए हैं। जो सिलेबस के रूप में कैरिकुलम में हमने पढ़ रखा है, उस कैरिकुलम को ही किस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे, किस प्रकार से जस्टिफाई करेंगे, क्लैरिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट करेंगे। वो संस्कृत की परंपरा में भी पद पदार्थ का स्पष्टीकरण करना ही पढ़ाना है, लेकिन पद पदार्थ का स्पष्टीकरण करना चिंतन नहीं है। पद पदार्थ का स्पष्टीकरण करना थिंकिंग नहीं है। चिंतन, विचारणा, यह उससे आगे पद पदार्थों को जरूरत पड़े स्पष्टीकरण, वेरिफिकेशन, एनालिसिस, इन सब से आगे बढ़ते हुए जरूरत पड़े तो उसको खारिज करते हुए मूल पर आधारित नए प्रकार के मॉडल की निर्मित है अद्वैत वेदांत। इस दृष्टि से डिफरेंट मॉडल्स की बात रही है, मॉडल्स आए भी होंगे, कुछ यत्न हुए भी हैं, लेकिन वह एकेडमिक फिलोसफी के क्षेत्र में न आने के कारण से अचर्चित से रह गए। ऐसे भी मॉडल हैं, करोड़ों करोड़ों अनुयायी उसके आधार पर जीवन जी रहे हैं, लेकिन कंटेम्परेरी फिलोसॉफिकल एकेडमिक एरेना में किसी भी कैरिकुलम में उनके लिए दो वाक्य कहने का भी हमने ध्यान नहीं किया है। यह प्रश्न था कि आने वाले दिनों में दुनिया को और भारत को, भारत के मनुष्य को और प्रत्येक व्यक्ति को जिन प्रश्नों का सामना करना है, उन प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता हो सके, इस प्रकार से अद्वैत वेदांत का चिंतन प्रारंभ होना चाहिए। यह संगोष्ठी निश्चित रूप से एकेडमिक स्कॉलरशिप से आगे बढ़ते हुए इस प्रकार की थॉट प्रोसेस को जरूर उत्प्रेरित करेगी। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। Thank you so much, sir, for your really fascinating valedictory address.